पार्ट 3 लोगोथेरेपी से इकिगाई तक अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। लोगोथेरेपी यानी क्या? विक्टर फ्रैंकल के एक सहयोगी ने साइको एनालिसिस के बारे में अपनी राय कुछ इस प्रकार से बयान की। साइको एनालिसिस में मरीज लेटा हुआ होता है और कई बार ऐसी चीज़ें बोल देता है जो किसी और समय बोलना इतना आसान नहीं होता। फिर उन्होंने फ्रैंकल से पूछा, आप अपनी मानसशास्त्रीय थेरेपी के बारे में एक पंक्ति में क्या बताएंगे? इस पर फ्रैंकल बोले, हमारी थेरेपी में मरीज कुर्सी पर बैठा होता है और वे बातें सुनता है जो बाकी समय सुनना उसके लिए कठिन होता है। फ्रैंकल ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा, मैं हमेशा अपने मरीज से पहला सवाल यही पूछता हूँ कि आपने आज तक आत्महत्या क्यों नहीं की? इससे मरीज को जीने के लिए कोई ना कोई अच्छी वजह मिल ही जाती है और वह उस उद्देश्य के साथ आनंद से अपनी आगे की यात्रा शुरू करता है। फिर लोगोथेरेपी क्या करती है? इसका जवाब एकदम स्पष्ट है। वह आपको जीवन जीने के लिए एक अच्छा सा मकसद ढूंढने में मदद करती है। लोगोथेरेपी लोगों को उनके जीवन का उद्देश्य समझाने में सहयोग करती है, जिसकी वजह से उनके जीवन का अर्थ प्राप्त होता है, जिसकी वजह से उन्होंने जीने की नई उम्मीद मिलती है और वे नए जोश और उत्साह के साथ आगे का जीवन जीने लगते हैं। साथ ही वे अपनी नकारात्मक कार्यशैली को बदलने और समस्याओं पर विजय प्राप्त करना भी सीख लेते हैं। अस्तित्व की लड़ाई। जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता या धुंधला होता है तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। फ्रैंकल इसे किसी साधारण निराशा के समान नहीं समझते। उनका मानना है कि इस निराशा में ऊर्जा होती है जो नव निर्माण की वजह बनती है। इसलिए वह तो इस निराशा को एक सकारात्मक भावना मानते हैं। बाकी थेरेपीज की तरह लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी नहीं मानती, उल्टा उसे आध्यात्मिक खोज मानती है। यह तो एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने अस्तित्व की खोज करते हैं। इसकी मदद से वे एक नई संतुष्टि को अनुभूत पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने की यात्रा करते हैं। जब भी किसी इंसान को इस प्रकार की मदद की जरूरत होती है तो लोगोथेरेपी उसकी मदद करने के लिए आगे आती है। साथ ही उसके अंदर की द्विधा को दूर करके उसे अपने लक्ष्य की ओर जाने में मदद करती है। मैन्स सर्च फॉर मीनिंग नामक किताब में फ्रैंकल ने ऐसी कल्पना की है कि जिसे क्यों का जवाब मिल जाता है, उसे कैसे का जवाब भी मिल जाता है। फ्रैंकल ऐसा मानते हैं कि हमने आज तक क्या हासिल किया है और हमें क्या हासिल करना है, इसके बीच जो अंतर होता है वही हमारे अंदर तनाव का निर्माण करता है। यही तनाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य की वजह बनती है। जब हम अपने जीवन में कोई चीज हासिल करनी होती है तो हम आराम तलब और सुस्त जीवन जीना पसंद नहीं करते, उल्टा हम चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके विरुद्ध आज के प्रगत जग में लोग उन्हें क्या करना अच्छा लगता है वह करने की बजाय उन्हें जो बताया जाता है वह करते हैं। खुद की पसंद का काम छोड़कर दूसरे जो काम कर रहे हैं वह काम करते हैं। सिर्फ आर्थिक आज़ादी मिले इस भागदौड़ में वे अपने मन के खिलाफ काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कभी कभी यह आंतरिक लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाती है कि आत्महत्या के विचार उनके मन में आते हैं। संडे न्यूरोसिस इसका ही एक प्रकार का है। इतवार या छुट्टी के दिन लोगों के सामने कोई व्यावसायिक कार्य या कोई दूसरा काम न होने की वजह से उन्हें सुबह उठते वक्त उद्देश्य नहीं मिलता।
उन्हें अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है। आज मैं उठकर क्या करूंगा? इस सवाल का जवाब उन्हें ढूंढना पड़ता है। आज का दिन खुशी से कैसे बिताएं? इस सवाल के जवाब की वे खोज करने लगते हैं। असल में वे लोग इकिगाई की खोज करने लगते हैं। आत्महत्या की कोशिश करने वाली मां। एक मां जिसका 11 साल का लड़का दुनिया छोड़कर चला गया। फ्रंकल ने क्लिनिक में अपना इलाज करवाने के लिए आई। उसका दूसरा लड़का जन्म से लकवाग्रस्त था और उसने उस बेटे के साथ अपने आप को भी खत्म करने की कोशिश की थी। अपने बच्चे की तकलीफ दूर करने के लिए और अपने आप को खत्म करने के लिए उसने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। लेकिन उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य है और वह जिंदा रहना चाहता है। लेकिन अगर उसकी मां ने उसे मार डाला तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उस महिला ने अपनी यह समस्या चर्चा सत्र में सभी के सामने रखी। उसकी मदद करने के लिए फ्रैंकल ने एक दूसरी महिला को स्टेज पर बुलाया और उसे ऐसी कल्पना करने के लिए कहा कि वह बूढ़ी हो चुकी है और जीवन की आखिरी सांसें गिन रही है। उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ होने के बाद जीवन व्यर्थ हो गया। जब यही प्रयोग आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला को करने के लिए कहा गया तो उसे लगा कि और कुछ हो ना हो लेकिन मेरे पास मेरा बेटा है और यही बहुत बड़ी बात है। बेटा होने की वजह से मैं बाकी कई सारों लोगों से ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। मुझे अपने लकवाग्रस्त बेटे को अच्छा जीवन देने का मौका मिला है और मैं अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकती हूँ। इस मौके की वजह से मैं अपने जीवन को पूर्णतः दे सकती हूँ। मेरे पास जो मौका है उसे मैं सही सिद्ध कर सकती हूँ। इस प्रकार सिर्फ एक कल्पना की मदद से अपने जीवन के बारे में सोचकर देखने से उसे उसके जीवन का मकसद पता चला और एक ऐसा लक्ष्य भी मिला जिसके बारे में वह अभी तक सजग नहीं थी। केस स्टडी 4। दुख से पीड़ित डॉक्टर। एक बार एक वयस्क डॉक्टर फ्रैंकल से थेरेपी लेने के लिए आया। 2 साल पहले ही उनकी प्यारी पत्नी का देहांत हो गया था, जिस वजह से वह काफी दुखी थे। इस निराशा से बाहर आने के लिए कोई इलाज तलाशने वाले आए थे। उन्होंने कोई भी सलाह देने और यह जानने से पहले कि उनके साथ क्या हुआ और क्या नहीं, फ्रैंकल ने उनसे पूछा, मान लो तुम्हारी पत्नी की जगह तुम्हारी मृत्यु हुई होती तो क्या हुआ होता? डॉक्टर ने कहा, मेरी पत्नी तो काफी सीधी थी। उसे काफी यातनाएं झेलनी पड़ती, काफी पीड़ाएं सहनी कर पड़ती। यह सुनकर फ्रैंकल ने कहा, देखा डॉक्टर, आप कितने महान हो। आपने अपनी पत्नी को इन सभी तकलीफों से बचाया। आप खुद दुख भुगत रहे हो लेकिन आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो कि उन्हें इन सभी से मुक्त किया। यह सुनकर वह डॉक्टर बिना कुछ बोले कुछ पल फ्रैंकल का हाथ अपने हाथ में लिए रुके और चले गए। लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। उनके जीवन को नया उद्देश्य मिला था। मैंने अपनी पत्नी को कई सारी यातनाओं और दुखों से बचा लिया। इस विचार से अब वह बड़े आनंद के साथ आगे का जीवन जीने लगे। मोरिता थेरेपी के 4 पड़ाव। मोरिता थेरेपी लगभग 15 से 21 दिन चलती है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। नंबर 1, अलग रहना और आराम। 5 से 7 दिन पहले हफ्ते में मरीज को एक खोली में आराम करने के लिए भेजा जाता है और बाहरी जगत की चीज़ों से अलग रखा जाता है। टीवी, किताबें, दोस्त, इन सभी से उनका संपर्क तोड़ा जाता है। मरीज ज़्यादातर समय सोया हुआ रहता है। इस बीच इलाज करने वाला व्यक्ति उसे कई बार मिलने जाता है, हालांकि वह भी उससे मिलना टालता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी भावनाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। इन 7 दिनों में कुछ भी न करने की वजह से
मरीज काफ़ी परेशान हो जाता है और कुछ तो करने के लिए उतावला हो जाता है, जिसके बाद उसे अगले पड़ाव में भेजा जाता है। नंबर 2, हल्का व्यावसायिक परीक्षण 5 से 7 दिन। इस समय में अच्छे से माहौल में मरीज को हल्के हल्के काम दिए जाते हैं, जैसे कि बगीचे में काम करना, चित्र बनाना और रंग काम आदि। इन कामों को करते वक्त आने वाले विचारों के बाबत उसे अपनी डायरी में टिप्पणियां लिखने को भी कहा जाता है। इस दौरान उपराजकर्ता के अलावा और किसी को भी मरीज के साथ बात करने की अनुमति नहीं दी जाती। नंबर 3, व्यावसायिक थेरेपी 5 से 7 दिन। इस समय में मरीज को ज़्यादा कष्ट वाले काम दिए जाते हैं। डॉक्टर मोरिता अपने मरीज को पहाड़ पर लेकर जाते हैं और उससे पेड़ काटने जैसे काम करवाते हैं। इसके साथ ही लिखना, रंग काम, सिरेमिक के बर्तन बनाना जैसे काम भी बताए जाते हैं। इस समय में मरीज काम से संबंधित लोगों के साथ बातचीत कर सकता है। सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। इस पड़ाव में मरीज को दोबारा अपनी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। अपनी पहले वाली दुनिया में वापस लौटने के बाद भी व्यक्ति थेरेपी के दौरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तेमाल करता रहता है। इस पूरी प्रक्रिया का एक ही मकसद होता है, दुनिया को एक नया ऐसा विकसित इंसान देना जिसके पास उसके जीवन का कोई उद्देश्य है। एक ऐसा इंसान जो किसी भी सामाजिक या मानसिक दबाव में आए बिना किसी उद्देश्य से प्रेरित होकर काम करता है। नाइकन ध्यान पद्धति। जैन मास्टर प्रोरित और नाइकन इस आत्म परीक्षण से संबंधित ध्यान पद्धति में अभ्यासक हैं। उनकी पूरी इलाज प्रक्रिया इस कार्य प्रणाली पर आधारित है। उनके हिसाब से हर एक को अपने आप से 3 मूलभूत सवाल पूछने चाहिए। नंबर 1, मुझे किसी इंसान से क्या मिला है? नंबर 2, मैंने उस इंसान को क्या दिया है? नंबर 3, मेरी वजह से उस इंसान को क्या तकलीफ हुई है? इन सवालों को पूछने के बाद किसी इंसान की वजह से हमें जो तकलीफ होती रहती है वह अपने आप कम हो जाती है। सामने वाला इंसान दोषी महसूस होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियां का एहसास होता है। मोरित कहते हैं कि अगर आप गुस्से में हो और आपका झगड़ा करने का मन कर रहा है तो 3 दिन रुकें और फिर झगड़े की शुरुआत करें। झगड़े की तीव्रता अपने आप कम हो जाएगी। और अब इकिगाई, लोगोथेरेपी और मोरिता थेरेपी, ये दोनों आप अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मार्गदर्शक या आध्यात्मिक सीवर की आवश्यकता नहीं है। इकिगाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। एक बार यह लड़ाई आपने जीती और आपको आपका इकिगाई पक्का हो गया तो सिर्फ साहस के साथ रास्ते पर चलने की जरूरत होती है। अगले पड़ाव पर हम इस रास्ते पर चलने के लिए लगने वाले साधनों की जानकारी लेने वाले हैं। आपने जिस कार्य का चुनाव किया है उसके प्रति आपके मन में आस्था हो, आपका आहार सही हो, आप कम मात्रा में सही लेकिन रोज व्यायाम करते हो और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार ना मानकर उनका सामना करने की आपकी तैयारी हो, तो इस विश्व में परिवर्तन और विकास के कई मौके उपलब्ध होते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक लेकर जाते हैं। आपको जिस काम को करने की प्रेरणा मिलती है उस काम में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार है क्या?